जय हिंद। जीसीसी विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कला वर्ग आज के भूगोल विषय के बारे में वो चर्चा करेंगे। भूगोल विषय का प्रथम अध्याय है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। हम मानव भूगोल के प्रकृति और विषय क्षेत्र अध्याय के बारे में वो आज देखेंगे कि मानव भूगोल क्या है, इसके विषय क्षेत्र की स्थितियाँ हैं वो किस प्रकार की है, इनका प्रादुर्भाव है वो कब हुआ, इनकी स्थितियों के आधार पर है इनका विकास कार्य है वो क्या रहा, इन सभी चीज़ों का देखेंगे। तो इनको देखने से पहले हम देखते हैं भूगोल। एक बार 11वीं में वैसे तो हमने इनके बारे में अध्ययन है वो कर लिया कि भूगोल क्या है, लेकिन फिर भी एक बार हम भूगोल के बारे में वो देखते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। भूगोल जो है अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी का हिंदी रूपांतरण है वो भूगोल है। ये ग्रीक भाषा के जो ग्रीक भाषा है यूनानी है, उसी ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से हैं वो इसकी उत्पत्ति है वो हुई है। जो भूगोल है उस भूगोल की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, ग्रीक जो भाषा है उस ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया जो शब्द है उस ज्योग्राफिया शब्द से इसकी उत्पत्ति है वो हुई है। और ये जो ज्योग्राफी है ये दो शब्दों से मिलकर है वो बना हुआ है। एक है जियो, ग्रीक भाषा का जो ज्योग्राफिया शब्द है वो ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया शब्द के अंतर्गत दो शब्द है अलग अलग, एक जियो है और दूसरा ग्राफी जो है ये ग्राफिक ग्राफोज है। ग्राफोज इनसे मिलकर है वो बना हुआ है। इसमें जियो है, इस जियो का अर्थ है पृथ्वी। जो ज्योग्राफी ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक जियो और दूसरा ग्राफोज। इसके अंतर्गत ये पृथ्वी है और ग्राफोज का अर्थ या ग्राफी का अर्थ है वो है वर्णन करना। तो इस प्रकार अगर हम साधारण रूप से भूगोल का अर्थ या सामान्य रूप में हमें भूगोल को देखते हैं, वैसे हमने 11वीं क्लास के अंतर्गत इसका विस्तृत अध्ययन है वो देखा है, लेकिन नॉर्मल ये कि भूगोल ज्योग्राफी अंग्रेजी का जो शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण भूगोल है। ये ग्रीक भाषा है, उस ग्रीक भाषा के दो शब्द है, एक जियो और दूसरा ग्राफोज या ग्राफी है। इसका जियो को है पृथ्वी और ग्राफोज का अर्थ है वर्णन करना। तो इस प्रकार अगर हम शुरुआती स्थितियों के अंतर्गत या सामान्य रूप में इसको देखें, ज्योग्राफी का अर्थ है तो वो है पृथ्वी का वर्णन करना। तो साधारण रूप में भूगोल का अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी का वर्णन करना। तो इसको साधारण रूप में भूगोल को पृथ्वी के वर्णन करने के रूप में अध्ययन है वो देखते हैं। भूगोल पृथ्वी तल और जो मानव है, पृथ्वी की जो धरातल है वो और मानव है, इनके पारस्परिक जो संबंध है उन पारस्परिक संबंधों का जो विज्ञान है उस विज्ञान को हम भूगोल के रूप में है वो अध्ययन करते हैं। भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। भूगोल है वो किस प्रकार का विज्ञान है, क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, यानी अलग अलग क्षेत्र या सम्मिलित क्षेत्र का वर्णन है वो भूगोल के तथ्यों के साथ है वो किया जाता है। तो क्षेत्रवर्णी विज्ञान है वो भूगोल है। इनके अंतर्गत विभिन्न जितने भी तथ्य हैं उन सभी तथ्यों का क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। इन सभी तथ्यों का वर्णन है वो इसमें भूगोल में किया जाता है। अब क्षेत्रवर्णी विज्ञान के अंतर्गत एक छोटे क्षेत्र को या विस्तृत संपूर्ण क्षेत्र को लेकर भी है वो इनका अध्ययन है वो किया जा सकता है। इन परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम अलग अलग सभी जो तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को इनके साथ है वो सम्मिलित करते हैं। भूगोल को अगर हम अध्ययन क्षेत्र के रूप में देखें, भूगोल को अगर हम इनके अध्ययन क्षेत्रों के रूप में देखें कि इनके अध्ययन क्षेत्र है या किन प्रकार से इसका अध्ययन है वो होगा, तो उस अध्ययन क्षेत्रों के अंतर्गत भी हम इनको अलग अलग रूपों के अंतर्गत अलग अलग पक्षों के अंतर्गत है वो हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम ये अलग अलग तथ्यों के रूप में है। सबसे रूप में इसके रूप में अगर हम देखें तो है समाकलनात्मक। किस प्रकार का है, समाकलनात्मक। समाकलनात्मक का अर्थ है एकीकृत यानी इकट्ठा। भूगोल के अंतर्गत काफ़ी सारे अलग अलग तथ्यों को जो पृथ्वी तल और मानव, पृथ्वी तल भी है और इसके साथ मानव है, इन पृथ्वी तल और मानव इन दोनों के रूप में जितने भी तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को भूगोल विषय में सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार भूगोल अध्ययन क्षेत्र के रूप में किस प्रकार का हो गया, एक समाकलनात्मक है वो हो गया। इनके साथ हम अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत है वो जाते हैं, हम अलग अलग अनुभव करते हैं। जैसे प्रकृति का अनुभव है, अलग अलग वहाँ की जलवायु की स्थितियों के आधार पर है, फसलों का है, अन्य चीज़ें। तो एक अनुभविक स्तर के रूप में भी है वो भूगोल का अध्ययन है वो किया जाता है। इनके साथ ही साथ अगर हम इनको देखें तो भूगोल अन्य सभी विषय सैद्धांतिक तो होते ही हैं, लेकिन सैद्धांतिक के साथ ही साथ जो अपना भूगोल विषय है ये भूगोल एक व्यवहारिक विषय भी है। भूगोल के अंतर्गत क्या है,
व्यवहारिक। तो इस प्रकार हम भूगोल को देखें तो भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है? भूगोल एक क्षेत्रवर्णी है, वो विज्ञान है, इनमें अलग क्षेत्रों का अध्ययन है वो किया जाता है। अब इसके अलग अलग क्षेत्रीय या अध्ययन क्षेत्रों की बात करें तो इनके अध्ययन क्षेत्रों के रूप में अगर हम इनकी स्थितियों को है वो अध्ययन क्षेत्रों की इनकी अलग अलग स्थितियों के रूप में देखें तो ये समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यवहारिक। समाकलनात्मक ये सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता है, इकट्ठा है, वो आनुभाविक स्थितियों के रूप में, और व्यवहारिक। अन्य विषयों की तरह भूगोल सैद्धांतिक विषय तो है ही है, लेकिन सैद्धांतिक विषय के साथ साथ ये एक व्यवहारिक विषय है वो भी है। तो इस प्रकार भूगोल को हम अलग अलग क्षेत्रों के रूप में देखें। अब जैसे जैसे इसके अध्ययन क्षेत्र के रूप में हमें बढ़ता गया वैसे वैसे अध्ययन क्षेत्रों की इनकी स्थितियों के रूप में देखा जाएगा। तो ये व्यवहारिक है, अन्य क्षेत्रों के रूप में इनकी स्थितियों का है वो देखते हैं। तो इन स्थितियों को देखते देखते शुरुआत के अंतर्गत मानव ने भूगोल विषय का जो वर्णन है या भूगोल का वर्णन है वो किस रूप में किया? मनुष्य के निवास स्थान के रूप में किया। किस स्थान में? मानव के निवास स्थान, या हम कह सकते हैं मानव के घर के रूप में किया। तो भूगोल का वर्णन है, तो अगर हम देखें कि भूगोल का वर्णन किस रूप में किया गया है तो भूगोल का वर्णन शुरुआती रूप में मानव के निवास स्थान या मानव के घर के रूप में है, वो हम इनका व्यवहार है या अध्ययन है वो करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन है, समाकलनात्मक, आनुभाविक, व्यवहारिक, इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम किन चीज़ों को ध्यान रखकर है वो करते हैं। इन चीज़ों के अंतर्गत हम देखते हैं स्थान व समय, इनका महत्वपूर्ण भूमिका है वो रहती है, यानी स्थान और समय, यानी हम इनका शारीरिक घटनाओं का, इन सभी तथ्य हैं, इन सभी का हम अलग अलग घटना जो देखें उन सभी घटनात्मक जो स्थितियाँ हैं वो स्थान और समय के संदर्भ के आधार पर है वो इनको देखा जाता है। और इन सभी का अध्ययन है वो किस रूप में होता है? भौगोलिक अध्ययन। जो अध्ययन है वो किस रूप में होगा? वो होगा भौगोलिक। तो इनका भौगोलिक अध्ययन है वो होगा। तो इस प्रकार साधारण ये अर्थ है, ये ज्योग्राफी के रूप में अगर हम इनको देखें तो इस ज्योग्राफी के रूप में इनका अर्थ है वो होता है। अब इन सभी चीज़ों का अध्ययन है वो हम करें मानव के निवास स्थान के रूप में है वो बताया। ये किस रूप में? इन सभी तथ्यों को देखते हुए भौगोलिक अध्ययन है वो सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार मानव ने जब इन सभी चीज़ों का किया तो मानव का पोषण, मानव का क्या? पोषण। इनमें किन किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है? वह सभी तत्व हैं जिन्होंने मानव का पोषण किया है। तो भूगोल के अंतर्गत किन तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा? जिन्होंने मानव का क्या किया है? पोषण किया है। तो इस प्रकार अगर हम इन तथ्यों को है वो देखें, और पोषण के अंतर्गत क्या है, कौन कौन से तथ्य हैं वो इनके साथ है वो आते हैं। तो पोषण के अंतर्गत अगर हम प्रकृति को देखें तो प्रकृति है वो है, तो प्रकृति का अध्ययन, मानव का पोषण और अन्य चीज़ें की है, इनके साथ ही साथ क्या आ गया? मानव है वो। तो इन सका, तो इस प्रकार ज्योग्राफी का ये हम एक बिल्कुल साधारण अर्थ है वो देख रहे हैं। तो भूगोल क्या हो गई? भूगोल अंग्रेजी के जो ज्योग्राफी शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण है, जो ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया जो शब्द था उस ज्योग्राफिया शब्द से बना हुआ है, जिसको दो अर्थ है, एक तो जियो और दूसरा ग्राफोज। ये दो है, इनका अर्थ हुआ पृथ्वी, जियो का अर्थ, और ग्राफोज का अर्थ है वर्णन करना, या इसको ग्राफी अर्थ के रूप में भी देखें तो भी इसका अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। शुरुआत के अंतर्गत मानव ने पृथ्वी का या इसके अध्ययन के रूप में, भूगोल के अध्ययन के रूप में देखा तो पृथ्वी तल या धरातल है उस पृथ्वी तल के रूप को स्थितियों के अंदर पर, और मानव, इन दोनों के रूप में इनका अध्ययन किया। क्योंकि भूगोल किस प्रकार का विषय था? एक क्षेत्रवर्णीय विज्ञान के रूप में, यानी अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन है या सम्मिलित रूप से एकीकृत क्षेत्रों का अध्ययन है वो इसके साथ है वो किया गया। तो निवास स्थान के रूप में इसका वर्णन किया गया, मानव के घर के रूप में इसका अध्ययन है वो किया गया। अगर हम इनके अध्ययन क्षेत्रों के रूप में देखें तो किस प्रकार इसमें अध्ययन किन चीज़ों का, तो ये सभी समाकलनात्मक अध्ययन है, इनके साथ साथ आनुभाविक स्थिति है, व्यवहारिक है, आपको बताया था सैद्धांतिक विषय है वो तो ही अलग अलग सिद्धांतों पर है वो टिके हुए हैं ये। इसके साथ साथ इसका अध्ययन है वो किस प्रकार का किया जाता है? भौगोलिक अध्ययन है वो होता है इनके अंतर्गत। और भौगोलिक अध्ययन के अंतर्गत प्रत्येक घटना चक्र में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? स्थान और समय, कि हम अलग अलग स्थान और समय है, तो स्थान और समय के संदर्भ में हम इन सभी तथ्यों का अध्ययन है वो देखते हैं कि इनकी स्थिति किस प्रकार की है। और इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम किस रूप में करते हैं? कौन कौन से तत्वों को सम्मिलित करते हैं? वो सभी तत्व इसके साथ सम्मिलित है जिसमें पोषण जो है, यानी मानव को पोषण प्रदान किया है। तो मानव को पोषण प्रकृति की कई सारे तत्वों ने किया है और मानव। तो इस प्रकार अगर हम भूगोल के जो महत्वपूर्ण तत्व देखें, भूगोल के महत्वपूर्ण अगर हम तत्व देखें तो भूगोल के ये महत्वपूर्ण दो तत्व हो जाते हैं, एक प्रकृति और दूसरा मानव। तो ये प्रकृति और मानव ये दो क्या हो गए? भूगोल के आधारभूत तत्व हो गए, आधारभूत तत्व। तो भूगोल के दो आधारभूत तत्व हैं, एक प्रकृति हो गया और दूसरा मानव। प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे पर या पारस्परिक
मिले पारस्परिक संबंध है इनका, तो इस वजह से हम इनको अलग नहीं कर सकते। हाँ, या एक दूसरे के साथ इनको अलग है वो नहीं कर सकते। प्रकृति अपने आप में अलग है, मानव अलग है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ इस प्रकार समायोजित है कि हम भूगोल के इन दो तत्वों के आधार पर देखें तो ये तत्व पूर्ण रूप से क्या है, एक साथ है, वो अविभाजित है। तो भूगोल अविभाजित तत्व है, वो है, दोनों तत्व है, प्रकृति और। तो हमने अभी देखे थे भूगोल के दो आधारभूत तत्व है जिनको हम अविभाजित तत्व है, क्योंकि प्रकृति को मानवों से और मानव को प्रकृति से पूर्ण रूप से अलग नहीं कर सकते। और इन्हीं तत्वों के आधार पर भूगोल की दो शाखाएं, या जो भूगोल है उस भूगोल को हम अलग अलग भागों में डिवाइड है वो करते हैं। जो भूगोल है इसकी परिभाषाएं और अन्य चीज़ें हैं वो हमने देख लिए। इनके दो तत्व हैं वो देखा, एक तत्व था प्रकृति और दूसरा था मानव। तो इन प्रकृति और मानव के आधार पर हम भूगोल को दो अलग अलग भागों में है वो डिवाइड कर सकते हैं। भूगोल जो शब्द है उस भूगोल शब्द शुरुआत के अंतर्गत भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज ने वो दिया था। किसने दिया था? इरेटोस्थनीज। और अगर भूगोल के पिता की बात करें तो हिकेटियस को है वो कहा जाता है। तो प्रकृति और मानव, प्रकृति जो तत्व है इस प्रकृति तत्व के आधार पर और मानव के आधार पर, प्रकृति के आधार पर हमने इसको भौतिक भूगोल के रूप में है वो बांटा है। इसकी दो शाखाएं हैं वो हो गई, पहली कौन सी हो गई? भौतिक भूगोल प्रकृति के अंतर्गत, और मानव के तत्वों के साथ है या मानवीय जो घटनाकार में मानवीय घटना है उस मानवीय घटनाओं के आधार पर भौतिक भूगोल। तो इस प्रकार भूगोल को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या हो गया? भौतिक भूगोल, और दूसरा मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल है इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल जो है इस भौतिक भूगोल में भौतिक जो पर्यावरण है उस भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। और जो मानव भूगोल है इस मानव भूगोल के अंतर्गत मानव को केंद्र या मानव को मुख्य बिंदु के रूप में रखकर मानवीय परिघटनाओं का अध्ययन है वो किया जाता है। तो भौतिक भूगोल है और भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। और जो भौतिक पर्यावरण है इस भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम अलग अलग तथ्यों को रूप में देखें, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति है, ये 11वीं क्लास के अंतर्गत हमने भौतिक भूगोल है वो पूरा पढ़ा था। तो इसके अंतर्गत पृथ्वी की स्थितियाँ किस प्रकार की है, क्या है, इनके साथ ही साथ है भूकंप है, ज्वालामुखी है, अन्य जो भी भौतिक तत्व है भौतिक पर्यावरण के रूप में अध्ययन है, उन सभी तत्वों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत है वो करते हैं। दूसरा है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव को है वो किसमें रखते हैं? केंद्र बिंदु में रखते हैं। और जो सांस्कृतिक यानी मानव द्वारा निर्मित जो पर्यावरण है या सांस्कृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव द्वारा निर्मित जो पर्यावरण है उन पर्यावरण का अध्ययन या उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके साथ भौतिक पर्यावरण और मानव या सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण, तो भौतिक पर्यावरण और जो सांस्कृतिक पर्यावरण है इन दोनों के बीच जो पारस्परिक संबंध है या जो सांस्कृतिक, इनके बीच जो जितनी भी मानवीय परिघटनाएं होती है इनके बीच जो आपस में संबंध है या जो मानवीय परिघटनाएं है, जितनी भी घटनाएं होती है उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत सिर्फ भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है, लेकिन जो मानव भूगोल है इस मानव भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच, इनके बीच जो भी मानवीय परिघटनाएं होती है उन मानवीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और ये अध्ययन किस रूप में किया जाता है? इनका हम स्थानिक वितरण के रूप में देखते हैं। किस रूप में? स्थानिक अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों के रूप में स्थानिक वितरण के रूप में है वो देखते हैं कि इनका स्थानिक वितरण है वो किस प्रकार का है। साथ ही साथ अगर हम संसार के अन्य भागों के अंतर्गत या अलग अलग भागों के अंतर्गत इनकी सामाजिक है और आर्थिक यानी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के रूप में भी है वो देखते हैं। शुरुआत में हमने देखा था स्थान और समय महत्वपूर्ण है, तो उसी रूप में यहाँ स्थानिक वितरण भी है वो देखा जाता है। तो मानव भूगोल में किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे? भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच मानवीय परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। और उन मानवीय परिघटनाओं में हम क्या देखते हैं? स्थानिक वितरण यानी संसार के अलग अलग क्षेत्रों में उनका स्थानिक वितरण किस प्रकार का है और इनके साथ साथ वहाँ की सामाजिक और आर्थिक अन्य जो स्थितियाँ हैं उन स्थितियों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये थी मानव भूगोल की भूगोल की दो शाखाएं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में सिर्फ भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है और मानव भूगोल में भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में जितनी भी मानवीय घटनाएं उन मानवीय घटनाओं का स्थानिक वितरण आर्थिक और सामाजिक तत्वों के रूप में है वो हम इनका वितरण देखते हैं। अब हमारे 12वीं क्लास के अंतर्गत मानव भूगोल है वो मुख्य रूप से है। तो हम अब मानव भूगोल की स्थितियों के रूप में वो देखते हैं कि मानव भूगोल का प्रादुर्भाव कब हुआ, मानव भूगोल का विकास है, उनकी स्थितियाँ हैं वो कब हुई। तो अगर हम मानव भूगोल की
इन स्थितियों को देखें तो मानव भूगोल की जो शुरुआत है वो मानव भूगोल की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं सदी में। कब हुई? 18वीं सदी। जो 18वीं सदी है उस 18वीं सदी के अंतर्गत या 18वीं शताब्दी के अंतर्गत हम मानव भूगोल का प्रादुर्भाव है वो मानते हैं। जो 18वीं सदी है उस 18वीं सदी के अंतर्गत हम मानव भूगोल है उस मानव भूगोल की स्थितियों के रूप में है वो देखते हैं कि जो मानव भूगोल है उनका प्रादुर्भाव या इसकी शुरुआत है वो 18वीं सदी में है वो मानी जाती है या 18वीं शताब्दी के अंतर्गत मानी जाती है। 18वीं शताब्दी इसके अंतर्गत मानव भूगोल का प्रादुर्भाव है वो माना जाता है। अब अगर हम इस आधुनिक भूगोल शुरुआत के अंतर्गत भूगोल इन 2 भागों में विभक्त हुआ, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मानव भूगोल के अंतर्गत है धीरे धीरे अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इनकी आगे विकास कार्यों के अंतर्गत योगदान है वो दिया। लेकिन अगर हम आधुनिक स्थितियों के रूप में देखें कि मानव भूगोल की आधुनिक स्थिति क्या है, तो उस आधुनिक स्थितियों के आधार पर हम अगर मानव भूगोल के बारे में देखें, आधुनिक जो मानव भूगोल है उस आधुनिक मानव भूगोल की स्थितियों, तो उस आधुनिक मानव भूगोल के जनक या जन्मदाता उसको अगर हम देखें तो आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। फ्रेडरिक रेटजेल को है वो आधुनिक मानव भूगोल का पिता है वो कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को है वो आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आधुनिक जो मानव भूगोल है ये भी अपने आप में एक अच्छा सवाल है कि आधुनिक मानव भूगोल के पिता या जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल थे कहाँ के अगर पूछा जाए तो फ्रेडरिक रेटजेल थे जर्मनी के। कहाँ के हैं फ्रेडरिक रेटजेल? फ्रेडरिक रेटजेल है वो जर्मनी के। इन्होंने इस के अंतर्गत या मानव भूगोल का जो विस्तार व्याख्या है वो अपनी एक पुस्तक के अंतर्गत किया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो फ्रेडरिक रेटजेल को क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल के पिता कहा जाता है। और इन्होंने ये थे जर्मनी के। इन्होंने अपनी पुस्तक, इस पुस्तक का नाम क्या था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंतर्गत इसने मानव भूगोल के बारे में है वो विस्तृत अध्ययन, विस्तृत व्याख्या है वो की है। अब अगर हम एंथ्रोपोजियोग्राफी के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है वो देखें, यानी इन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा है वो दी थी। इन्होंने फ्रेडरिक रेटजेल, ये मानव भूगोल की परिभाषा किसमें मिली है? इनमें मिली है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के अंतर्गत है वो मिली है। इनमें इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, इनके बीच मानव भूगोल है वो मानव समाजों व धरातल के बीच किन किन के बीच के अध्ययन किया। हमने शुरुआत में मानव भूगोल में देखा था ना, प्रकृति यानी भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच। तो यह मानव भूगोल मानव समाजों यानी सांस्कृतिक पर्यावरण जो मानव के द्वारा निर्मित है वो, और धरातल यानी भौतिक पर्यावरण, इनके बीच के जो धरातल के बीच जो भी संबंध है, बीच के संबंधों, इनके बीच के संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन है, संश्लेषित अध्ययन। तो इस प्रकार मानव भूगोल है वो क्या हो गया? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये क्या हो गया? मानव भूगोल। तो फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी? किसी भी व्यक्ति की अगर हम परिभाषा देते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में है वो रखते हैं, तो यहाँ भी इनको रख लेते हैं। तो इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या होगी? मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव समाज के बीच और जो धरातल है उन धरातल के बीच जो भी संश्लेषित यानी सम्मिलित रूप से या समग्र जो अध्ययन है, उस समग्र अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे? मानव भूगोल कहेंगे। तो ये मानव भूगोल की परिभाषा किसके द्वारा हो गई? फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा। और फ्रेडरिक रेटजेल को क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक, पिता कहा जाता है। इन्होंने किस चीज पर जोर दिया? फ्रेडरिक रेटजेल ने जोर दिया था पार्थिव एकता पर। किस चीज पर? पार्थिव जो एकता है अपनी परिभाषाओं के अंतर्गत या अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत
पार्थिव एकता पर है वो जोर दिया था। इसमें पार्थिव एकता पर मानवीय जो क्रियाकलाप है, उन मानवीय क्रियाकलापों पर वातावरण का जो प्रभाव है, उन प्रभावों के साथ इन सभी तथ्यों का अध्ययन है वो किया जाता है कि मानवीय क्रियाकलाप क्या है और मानवीय क्रियाकलापों पर धरातल के बीच, धरातल है तो भौतिक पर्यावरण है, उनका इनके बीच किस प्रकार प्रभाव है या वातावरण का किस प्रकार प्रभाव है वो पड़ता है। यानी मानव है, पार्थिव एकता है तो इस पार्थिव एकता पर मानव है तो उस मानव पर वातावरण का प्रभाव है वो किस प्रकार है, मानव पर वातावरण, तो उस वातावरण के प्रभाव के रूप में है वो इन्होंने इनको विस्तृत अर्थ के रूप में है वो देखा था। तो ये था इनका फ्रेडरिक रेटजेल। अब अगर हम दूसरे तथ्यों के रूप में या दूसरे विद्वानों के रूप में भी अगर परिभाषा है वो इनकी देखें तो इन्हीं की एक शिष्या है वो थी, इन्हीं की शिष्या का नाम था इन्हीं की जो शिष्या है वो थी एलेन सेम्पेल। एलेन सेम्पेल जो कहाँ की थी, अमेरिका की है, वो थी रेटजेल की है, वो शिष्या थी, नाम क्या था, एलेन सेम्पेल। जो एलेन सेम्पेल है वो एलेन सेम्पेल इन्हीं की शिष्या है वो थी, इन्हीं की एलेन सेम्पेल ने भी अपने हिसाब से इनकी परिभाषा है वो दी थी। और एलेन सेम्पेल है वो अमेरिका की थी। एलेन सेम्पेल कहाँ की थी, अमेरिका। जो एलेन सेम्पेल है वो अमेरिका की है वो थी। अब अमेरिका की एलेन सेम्पेल ने भी मानव भूगोल की अपने स्तर पर या अपने आधार पर एक अलग डेफिनेशन दी थी, लेकिन उन्होंने भी फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार ये वो परिभाषा है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो मानव भूगोल है वो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, इन्होंने किन चीज़ों का साथ दिया, इन्होंने मानव भूगोल के अंतर्गत, इन्होंने मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल के साथ चंचल मानव, यहाँ मानव भूगोल के अंतर्गत एलेन सेम्पेल के द्वारा चंचल जो मानव है इसे चंचल मानव यानी चंचल मानव, क्रियाशील मानव, क्योंकि जब मानव की शुरुआत हुई उस मानव के शुरुआत से लेकर आज तक या आज की स्थितियों के अंतर्गत परिवर्तन रूप में या परिवर्तन है वो होते रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ अस्थायी पृथ्वी है उसमें भी परिवर्तन है वो हुआ है। यानी इन्होंने इन दोनों पक्षों को क्या माना है, दोनों पक्षों को परिवर्तनशील माना है। मानव है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है और यहाँ अस्थायी पृथ्वी, हमने 11वीं के अंतर्गत है वो पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उस समय उनकी स्थिति किस प्रकार की थी, जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी के अंतर्गत भी परिवर्तन है वो होते गए। तो एलेन सेम्पेल ने क्या किया, एलेन सेम्पेल ने मानव भूगोल, चंचल मानव और जो अस्थायी पृथ्वी है इनके बीच जो पारस्परिक परिवर्तन है, अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तन, जो पारस्परिक यानी इन दोनों के बीच जो भी परिवर्तन है वो हुआ है, उन पारस्परिक परिवर्तन को क्या कहा है, मानव भूगोल है वो कहा है। तो मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक जो परिवर्तनशील संबंध है, वो परिवर्तनशील जितने भी संबंध है या परिवर्तनशील जो संबंध है उन परिवर्तनशील संबंधों को क्या कहा है, मानव भूगोल का है। तो एलेन सेम्पेल के अनुसार परिभाषा क्या होगी, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच जो पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध है उन पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है वो अध्ययन ही क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा ये अध्ययन। तो ये एलेन सेम्पेल के अनुसार है वो परिभाषा हो गई। तो फ्रेडरिक रेटजेल और एलेन सेम्पेल ये दोनों एक मानव भूगोल की एक विचारधारा है जिसको कहा जाता है नियतिवाद। किसके समर्थक थे ये दोनों थे नियतिवाद के समर्थक। तो एलेन सेम्पेल है वो नियतिवाद की है वो समर्थक थी। ये नियतिवाद क्या है, नियतिवाद है मानव भूगोल की एक विचारधारा। इस मानव भूगोल की विचारधारा यानी नियतिवाद है। इस नियतिवाद के अंतर्गत देखें तो नियतिवाद में क्या किया जाता है, नियति यानी प्रकृति, मानव को प्रकृति का दास या प्रकृति के अनुसार है वो ये किस प्रकार की अपना जीवन प्रकृति के अनुसार ही है वो बिताता था, उन्हीं के रूप में इनको देखते हैं वो देखे गए हैं। तो ये प्रकृतिवाद है, ये इनका विस्तृत अध्ययन है वो हम बाद में जब तीनों स्थितियां होगी उनमें करेंगे। लेकिन एक बार नॉर्मल आप है वो देख लो कि नियतिवाद क्या है। तो नियतिवाद क्या है, नियतिवाद इसकी स्थिति को कैसे, तो हमने फ्रेडरिक रेटजेल और दूसरा देखा था इन्हीं की शिष्या एलेन सेम्पेल, इन दोनों की डेफिनेशन है वो हम देख ली। अब जो तीसरा विद्वान है वो है विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास
ये एक ही व्यक्ति का नाम विडाल डिला ब्लास, और ये जो विडाल डिला ब्लास है ये था फ्रांस का। कहाँ का था विडाल डिला ब्लास? फ्रांस का था। इन्होंने अपनी परिभाषाएं में वो मानव भूगोल को किस रूप में है वो देखा, इन्होंने मानव भूगोल के रूप में, क्योंकि विडाल डिला ब्लास हमने पहले एलन शैम्पल उनको देखा था ना, वो नियतिवाद के समर्थक थे। उसी प्रकार विडाल डिला जो ब्लास है वो मानव भूगोल की दूसरी जो विचारधारा है संभववाद है, उस संभववाद के जनक या संभववाद के नींव रखने वाले, संभववाद की शुरुआत करने वाले विद्वान के रूप में इनको जाना है। संभववाद में क्या है? संभववाद जैसे नियतिवाद के अंतर्गत प्रकृति को शक्तिशाली माना गया है या प्रकृति को प्रधानता दी गई है, उसी प्रकार संभववाद के अंतर्गत किसको दी गई है? मानव को प्रधानता दी गई है। इसमें मानव को मुख्य माना गया है, यानी इसमें मानव प्रकृति में काफ़ी चेंजेज या परिवर्तन है वो कर सकता है। मानव ने प्रकृति में क्या तलाशी? संभावनाएं तलाशी, और उन संभावनाएं तलाशने के साथ धीरे धीरे प्रकृति में क्या किए? चेंजेज है वो किए, और उसी विचारधारा को हम क्या कहेंगे? संभववाद कहेंगे। इनको विस्तार से हैं वो बाद में और देखेंगे एक बार। तो ये संभववाद की शुरुआत इन्होंने विडाल डिला ब्लास ने की थी, और विडाल डिला ब्लास थे कहाँ के? विडाल डिला ब्लास थे फ्रांस के। तो फ्रांस के विडाल डिला ब्लास ने मानव भूगोल की जो परिभाषा थी उसमें इन्होंने कहा पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंध। वही किन दो तथ्यों को देखा? मानव और पृथ्वी, मानव और पृथ्वी के पारस्परिक जो संबंध है, इन पारस्परिक संबंधों को है वो इन्होंने देखा। पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार है वो दिया इन्होंने। किसको दिया? मानव और पृथ्वी के, मानव और जो पृथ्वी के वो पारस्परिक संबंधों को इन्होंने एक नया विचार है वो देता है। इनका जो विचार है वो एक नया विचार है वो इन्होंने प्रदान किया, जिसमें क्या किया कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, किसको नियंत्रित करने वाले? ये इसके अलग अलग परिभाषा की स्थिति में है। वो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक तत्व है, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक तत्व है, या भौतिक नियम जितने भी तत्व हैं इन तत्वों के रूप में अगर हम देखें तो इन भौतिक नियमों को रूप में देखा कि कौन कौन से भौतिक नियम मानव को प्रभावित करते हैं। तो मानव और पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार है वो किसने दिया? विडाल डिला ब्लास ने दिया। इन्होंने क्या कहा इसमें कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जितने भी भौतिक नियम है और पृथ्वी पर निवास करने वाले, और जो पृथ्वी है इस पृथ्वी पर निवास करने वाले, पृथ्वी पर निवास कौन करता है? मानव के रूप में है वो इन्होंने देखा। मानव और अन्य जीव जंतु प्राणी जात है वो सभी है, लेकिन पृथ्वी पर निवास करने वाले, इन दोनों तथ्यों को रूप में हमने शुरुआती मानव भूगोल है उनमें भी ये देखा था, इन पृथ्वी पर निवास करने वाले, क्योंकि हम यहाँ किसको केंद्र बिंदु में लेकर कर रहे हैं? मानव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समस्त जीवों को प्रभावित करते हैं भौतिक नियम। ये भौतिक नियम है सिर्फ एक मानव को नहीं बल्कि सभी जीवों को प्रभावित करते हैं। तो पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीव है उन जीवों के बीच या इन जीवों की जो पारस्परिक संबंध है, इनके पारस्परिक संबंधों का भी, पारस्परिक संबंधों का, इन पारस्परिक संबंधों का, किनके पारस्परिक संबंधों का? पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों। इस परिभाषा को अलग अलग टुकड़ों में बता रहे हैं, उसके बाद सम्मिलित एक रूप से भी देख सकते हैं। मानव और पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार इनकी परिभाषा है वो देती है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का, जो पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान है, अधिक संश्लिष्ट जो ज्ञान है वो संश्लिष्ट ज्ञान ही क्या है? मानव भूगोल है। तो इनको अलग अलग टुकड़ों के रूप में आप देखोगे तो आराम से याद है वो हो जाएगी। क्या क्या? पहली लाइन के रूप में देखें तो मानव और पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों का एक विचार, यानी विडाल डिला ब्लास की जो परिभाषा वो क्या देती है? मानव व पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार है वो देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक तत्व है और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान किसमें सम्मिलित किया जाता है? मानव भूगोल में सम्मिलित किया जाता है। ये इन्होंने मानव भूगोल की अपने स्तर पर है वो परिभाषाएं दी, और ये किसके जनक थे? ये थे संभववाद के जनक। थे कहाँ के? फ्रांस के हैं वो थे। अब इसी रूप में हमने 3 विद्वानों की परिभाषाएं देखी, फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा देखी, उसके बाद एलन शैम्पेल की परिभाषा देखी, तीसरा विडाल डिला ब्लास की परिभाषा है वो देखी। अब एक और विद्वान है जिनका नाम है डिकेन और पिट्स। क्या नाम है? डिकेन व पिट्स। डिकेन और
पिट्स है, इन डिकेन और पिट्स के रूप में जो परिभाषाएं हैं वो देखते हैं कि डिकेन और पिट्स है उनकी परिभाषाएं वो क्या है। डिकेन और पिट्स की परिभाषा है वो क्या। डिकेन और पिट्स ने क्या कहा, डिकेन और पिट्स ने मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। इसमें किसको सम्मिलित किया गया है, मानव व उसके कार्य, मानव व उसके कार्यों को समाविष्ट किया है, समाविष्ट या सम्मिलित है वो की है। तो डिकेन और पिट्स की परिभाषा बिल्कुल छोटी है। डिकेन और पिट्स की परिभाषा क्या है, डिकेन और पिट्स में मानव भूगोल में, शुरुआत में क्या आएगा, मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया। मानव और उसके जितने भी कार्य हैं उन मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट है वो किसके साथ किया गया है, मानव भूगोल में। तो ये 4 विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं हैं वो मानव भूगोल की है वो हो गई। तो इन चारों परिभाषाओं को ने आज देखा। हम अगले जो टॉपिक है उस अगले टॉपिक के अंतर्गत मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की जो 3 विचारधाराएं आपको बताई थी वो 3 विचारधाराएं और विषय क्षेत्रों का अध्ययन है वो करेंगे। जय हिंद।